तो बच्चों स्वागत है आपका अध्याय 7 में, जिसका नाम है घन और घनमूल। पिछले अध्याय में हमने सीखा था वर्ग और वर्गमूल। अब हम इस अध्याय में सीखेंगे घन और घनमूल। तो देखिए घन किस तरह से निकालते हैं और पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए कि जब हम एक को एक से गुणा करते हैं फिर एक से गुणा करते हैं तो घन का मतलब होता है किसी संख्या को किसी संख्या को 3 बार लिखकर उसी से खुद से 3 बार गुणा करेंगे। गुणा करने पर उस संख्या का घन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उस संख्या का घन प्राप्त होता है। उस संख्या का घन प्राप्त होता है। उस संख्या का घन प्राप्त होता है। इसमें जैसे देखिए एक को हमने 3 बार लिखकर गुणा किया तो 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आया? 1 की घात 3। किससे लिखते हैं घन को? ऊपर घात लगाकर 3। जैसे 2 को 3 बार गुणा किया 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि आया 2 की घात 3। घन को किससे लिखते हैं हम? ऊपर घात 3 लगाकर लिखते हैं। उसी तरह से 3 को 3 बार गुणा किया तो आया 3 की घात 3 और इसका मान आ गया 27। इसी तरह से 2 की घात 3 का मान 8 आ गया और 1 की घात 3 का मान 1 आ गया। अब देखिए अगर 4 का घन निकालना है तो 4 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे तो यह आएगा 4 की घात 3 और इसका मान आ गया 64। ठीक है। अब इसी तरह से 5 का, तो 5 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे तो आएगा 5 की घात 3 और ये आएगा 125। ठीक है। इसी तरह से 6 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे तो आएगा 6 की घात 3 यानी कि 6 का घन और वो आएगा 216। अब देखिए 7 का करेंगे तो 7 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे और ये आएगा 7 का घात 3 और ये आ जाएगा 343। ठीक है। अब देखिए 8 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 की घात 3 और ये आ जाएगा 512। ठीक है। इसी तरह से 9 को 3 बार लिखकर 9 को 3 बार लिखकर अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 729 आ जाएगा। इसी तरह से 10 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की घात 3 यानी कि 1000 आ जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखा हमने कि 1 की घात 1 3 1 की घात 3 1 यानी 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000 आया है। अगर हम इन सब में इकाई का अंक देखें तो देखिए इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 9 है और इसमें है 0। तो इकाई के अंकों में 1 से लेकर 9 तक सभी अंक आ रहे हैं। यानी जो घन है, जैसे वर्ग में इकाई के अंक सभी नहीं आ रहे थे, 0 से लेकर 9 तक सभी नहीं आ रहे थे, तो घन में क्या आते हैं? इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक सभी अंक आते हैं। तो दूसरा हमारा बिंदु बना है, ये बिंदु पहला। दूसरा बिंदु हमारा ये बना कि घन में इकाई का अंक क्या हो सकता है? 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई सा भी हो सकता है। इनमें कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर और हम देखते हैं तो 11 का जो वर्ग है, 11 का वर्ग है वो आ रहा है 1331। ठीक है। 12 का वर्ग आ रहा है 1728, 13 का वर्ग आ रहा है 2197, 14 का आ रहा है 2744, 15 का आ रहा है 3375 और 16 का आ रहा है 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 5800
59 और 20 का 8000। यहां से लेकर अगर हम यहां तक देखें तो देखेंगे कि जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका जो घन है वो सम ही आ रहा है और विषम का जो घन है वो विषम ही आ रहा है। यानी कि विषम का घन यानी विषम की अगर घात 3 करें तो विषम आएगी, और अगर सम का घन यानी सम की घात 3 करें तो वो सम ही आएगी। ये एक बात पता चली। अब एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, यहां पर 1 का जो घन है उसमें 1 आया, 2 का घन है उसमें 8 आया, 3 का घन है उसमें इकाई का अंक 7 आया है, 4 का घन है उसमें इकाई का अंक 4 आया है, 5 का घन है उसमें इकाई का अंक 5 आया है, 6 का घन है उसमें इकाई का अंक 6 आया है, 7 का जो घन है उसमें इकाई का अंक 3 आया है। इसी तरह से 8 का घन है उसमें इकाई का अंक 2 आया है, 9 का जो घन है उसमें इकाई का अंक 9 आया है, और जो 10 का जो घन है उसमें इकाई का अंक 0 आया है। यानी कि ये जो इकाई के अंक आ रहे हैं इनके साथ, क्या ये आगे वाले में इसी तरह से आएंगे? तो देखिए, इसको ध्यान से देखोगे आप तो इसमें भी देखिए जिसका इकाई का अंक 1 है उसके घन में भी इकाई का अंक 1 आ रहा है। जिस तरह से यहां पर 1 का घन 1 आ रहा था, ठीक है। जिसके इकाई के अंक में 2 है उसके घन में इकाई का अंक 8 आ रहा है, और यहां पर हमने क्या देखा, 2 का भी जो घन था 8 था। अब देखिए जो संख्या में इकाई का अंक 3 है उसके घन में भी 7 आ रहा है। उसी तरह से यहां पर देखिए 3 का जो घन किया उसमें भी इकाई का अंक क्या आ रहा था, 7 आ रहा था। जिसके संख्या के इकाई के अंक में 4 है उसमें 4 आ रहा है, 5 है उसमें 5 आ रहा है, 6 है उसमें 6 आ रहा है। इसी तरह से इसमें देखिए 4 के घन है उसमें इकाई का अंक 4, 5 के इकाई का अंक उसके घन में इकाई का अंक 5, 6 का अगर घन करेंगे उसके इकाई के अंक में 6 है। इसी आगे देखिए 7 में जो 7 जो इकाई का अंक है जिस संख्या का, उसके जो घन है उसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरह से जिसके इकाई का अंक 8 है उसके घन में इकाई का अंक 2 आ रहा है। क्या यहां पर मिल रहा है, देखिए 7 है तो 7 का घन किया तो इसके इकाई का अंक क्या आ रहा है, घन का 3 आ रहा है। उसी तरह से 8 का अगर हमने घन किया तो इसके इकाई का अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसमें भी इस तरह से आ रहा है। जो 9 इकाई का अंक जिस संख्या का है उसका घन में भी क्या आ रहा है, इकाई का अंक 9 आ रहा है, और जिसका 0 है इकाई का अंक उसके घन में भी इकाई का अंक 0 आ रहा है, और ये कि ये इसमें आ रही है। इससे हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं? इससे हम ये बता सकते हैं कि किसी संख्या के इकाई का अंक, यहां पर इकाई का अंक लिखा और यहां लिखेंगे घन का इकाई का अंक, यानी उस संख्या का इकाई का अंक उसके हिसाब से उसके घन में क्या इकाई का अंक होगा। देखिए अगर 1 आता है तो घन का इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अगर इकाई का अंक यहां पर 2 है तो 8 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, और 6 का 6 रहेगा, 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 9 का 9 और 0 का 0। जिसमें इकाई का अंक 1 है उसके घन में भी इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। और जिसमें इकाई का अंक 2 है उसके घन में 8 होगा, और जिस संख्या में इकाई का अंक 8 है उसके घन में 2 होगा। देखिए ये दोनों उल्टे हैं तो आराम से याद रह सकते हैं। अगर संख्या में इकाई का अंक तो घन में 8, अगर संख्या में इकाई का अंक 8 तो घन में 2। उसी तरह से अगर संख्या में इकाई का अंक 3 तो घन में कितना, 7। ठीक है, अगर संख्या में इकाई का अंक 3 तो घन में कितना, 7। और इसका उल्टा, यानी कि अगर संख्या में इकाई का अंक 7 तो घन में कितना, 3। और बाद में 4 अगर इकाई का अंक है तो घन में भी 4 रखो, अगर 5 है तो घन में भी 5 रखो, और 6 है तो घन में भी 6 रखो। ठीक है, तो ये अपने अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब रही 9 है तो 9 रखो, और 0 है तो 0 रखो। अच्छे तरीके से आराम से याद हो सकता है। 1 में 1, 2 में 8, 3 में 7, उसी तरह से 7 में 3, 8 में 2,
4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9, 0 में 0। तो ये हमें याद रखना है। अगर संख्या का इकाई का अंक क्या है उस हिसाब से घन का भी इकाई का अंक निर्धारित होता है। ये हमें घनमूल निकालने में बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। घन के अभाज्य गुणनखंड करना। घन के अभाज्य गुणनखंड किस तरह से हम करते हैं वो देखेंगे। देखिए जैसे 216 दिया हुआ है तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से करेंगे जैसे पहले करते आए थे। तो ये 216 है, ठीक है। अब इसमें 2 का भाग जाता है, हम जानते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 108, फिर 2 का भाग दिया तो क्या आएगा 54, फिर 2 का भाग दिया तो क्या आएगा 27, फिर 3 का भाग दिया तो 9, फिर 3 का भाग दिया तो 3, फिर 3 का भाग दिया तो 1 आएगा। तो इस तरह से हम 216 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 216 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी तरह से 512 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो वो इस तरह से आएंगे। 512 2 का भाग दिया, 256 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो आया यहां पर अपने 128, 2 का भाग दिया 64, 2 का भाग दिया 32, 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2 और 2 का भाग दिया 1, ठीक है। तो अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 512 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया 512 का अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से हम किसी घन संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। प्रश्न हमारे पास है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अब देखिए जैसे वर्ग में हम बता सकते थे कि इसका जो इकाई का अंक है उसको देखकर हम ये बता देते थे कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। लेकिन जो घन है उनमें जो इकाई का अंक है वो 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी हो सकता है। तो इसमें हम कैसे बताएंगे कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। देखिए इनमें हम क्या करेंगे, इनमें हम करेंगे इनका अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर वो अभाज्य गुणनखंड करने पर उन अभाज्य संख्याओं की घात 3 के रूप में आता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उन संख्याओं का अगर सबका ये हर एक अभाज्य संख्या का 3 का जोड़ा बनता है तब तो वो संख्या है पूर्ण घन है, अन्यथा वो पूर्ण घन नहीं है। देखिए सबसे पहले 128 में हमने क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 128, 2 का भाग देंगे तो यहां पर 64 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 128 को हम लिखें, 128 को हम इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर इसको हम लिखें, एक तो ये जोड़े बनाए तो एक जोड़ा 3 का, दूसरा 3 का, और ये 2 बच गया। दूसरे शब्दों में हम लिखें तो 2 की घात 3 ये वाली, फिर ये 2 की घात 3 और फिर ये 2 बच गया, इसकी घात 3 नहीं आई, इसकी घात 3 नहीं आई, यानी कि 128 को हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के घात 3 के रूप में नहीं लिख सके। अतः 128 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है।
ठीक है। अब दूसरी चेक करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 1000 है, इसमें 2 का भाग देंगे 500 आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे 250 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 125 आएगा, फिर हम यहाँ 5 का भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे 5 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब इस 1000 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो 1000 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5। दोनों तरीकों से देखते हैं। इसके 3 के जोड़े बनाए, ये देखो ये पूरा बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, इसका भी 3 का ग्रुप बन गया। और दूसरे शब्दों में लिखें तो इसको 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 लिख दिया हमने, यानी कि 1000 को हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। अतः 1000 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। ये क्या है? ये एक पूर्ण घन संख्या है, ये एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी दी गई संख्या एक पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण घन बना दे। ये क्या चीज है? यानी कि हमें कोई दी गई संख्या होगी, वो पूर्ण घन नहीं होगी, और हमें ये पूछा जाएगा कि इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये एक पूर्ण घन बन जाए। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और फिर उसको हम क्या करेंगे? या तो 3 के ग्रुप में लिखकर देख लेंगे, या फिर उसको अभाज्य गुणनखंडों की घात 3 के रूप में लिखेंगे। जो भी पीछे बच जाएगा उसको घात 3 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? वही वो छोटी से छोटा गुणज होगा जिससे वो संख्या पूर्ण घन बन जाए। आइए करके देखते हैं। जो प्रश्न हमें दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 243 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका। इसमें किसका भाग जाएगा? देखते हैं, इसमें जाता है 3 का भाग, तो इसमें जाएगा यहां पर 8 बार और ये गया 1 बार। फिर हमने इसमें 3 का भाग दिया तो ये गया 27 बार। फिर हमने इसमें फिर से 3 का भाग दिया तो वो गया 9 बार। इस तरह से इसमें फिर हमने 3 का भाग दिया तो वो गया 3 बार, और फिर से इसमें 3 का भाग दिया तो वो गया 1 बार। यानी कि 243 को हम क्या लिख सकते हैं? 243 को हमने लिखा, क्या लिखा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं 243 को। इसको लिखने के बाद में देखिए, दोनों तरीके से बताता हूं। पहले 3 का ग्रुप बनाया तो ये 3 का ग्रुप बना दिया, ठीक है, ये 3 का ग्रुप बन गया। लेकिन ये 3 का ग्रुप नहीं बना, और इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हमें यहां पर गुणा में एक 3 और मिल जाए तो ये 3 का ग्रुप बन जाएगा। और जैसे ही 3 का ग्रुप बनता है किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, तो वो पूर्ण घन बन जाती है। यानी कि ये पता चला हमें, अगर 243 को 3 से गुणा कर दी जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। दूसरे तरीके से अगर हम इस तरीके से लिखना चाहे 3 की घात 3 के रूप में, तो यहां पर 3 की घात 3 लिख देंगे इस 3 से, लेकिन यहां पर 3 की घात कितनी बचेगी? 2 आ जाएगी। 3 की घात 2 को अगर 3 से गुणा कर देंगे तो एक घात जुड़कर 3 की घात 3 बन जाएगी। यानी कि इसको हम फिर से वही बात, अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 की घात 3 हो जाएगी। यानी कि हमें ये पता चला, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर लेना, चाहे इससे करना चीज एक ही है, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन हमें ये पता चल गया, कैसे भी किया, दोनों से किसी से करो, लेकिन पता ये चल गया कि 243 को किससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन बनेगी? 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन बनेगी। यानी कि
तीन वह छोटी से छोटी संख्या है, तीन वह छोटी से छोटी संख्या है, तीन वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर, जिससे गुणा करने पर 243 पूर्ण घन बन जाएगी। पूर्ण घन बन जाएगी। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाले में हमें दिया हुआ है 72। 72 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया 36, फिर 2 का भाग दिया 18, फिर 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1 आया। अगर 72 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो ये इस तरह से आता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 3 की ग्रुपिंग करते हैं तो ये 3 की तो ग्रुपिंग हो गई, लेकिन इन तीनों की ग्रुपिंग नहीं हुई, यानी ये 2 ही बच गए। इनका एक साथी कम रह गया, 3 का एक साथी कम रह गया, यानी कि इसको अगर हम 3 से गुणा कर देते तो ये क्या हो जाती, पूर्ण घन हो जाती। दूसरा वाला तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो 2 की घात 3, यहां पर 3 की घात 2 ही है, इसको 3 बनाने के लिए क्या चाहिएगा, एक 3 और चाहिएगा। यानी कि इस 72 को अगर हम 3 से गुणा कर देते तो ये पूर्ण घन बन जाता। यानी कि हमारा उत्तर क्या आया, उत्तर आया 3। यानी 3 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे अगर 72 को गुणा करे तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो हम लिखेंगे 3 वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिससे गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण घन बन जाए। क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, उसके बाद में 3 का ग्रुपिंग करें, जो कम पड़ रहा है उसी से गुणा करने पर वो क्या होगी, पूर्ण घन बनेगी। आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 704 को क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं तो देखिए 2 352, फिर 2 176, फिर 2 88, फिर 2 44, फिर 2 22, फिर 2 11, फिर 11 1। ठीक है, तो 704 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। भाग देने का मतलब यहां पर यह है कि हम कहना ये चाह रहे हैं 3 के जोड़े बने हुए हैं और इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें से कौन सी संख्या हम गायब कर दें अभाज्य गुणनखंड में से कि आपका पूर्ण घन बन जाए। देखिए इसका तो जोड़ा बन रहा है पूरा, इसका भी जोड़ा बन रहा है पूरा, लेकिन ये एक्स्ट्रा में पड़ा है। अगर ये चला जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। यानी कि इसके दोनों तरफ हम 11 का भाग दे दें तो ये क्या होगा, 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये क्या हो जाएगी, एक पूर्ण घन हो जाएगी। यानी कि 11 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे अगर 704 को भाग करें तो पूर्ण घन प्राप्त होती है। निकालना कैसे है, गुणनखंड करना है और जो एक्स्ट्रा हो रही है, जैसे इसमें 11 एक्स्ट्रा आ रही थी, बाकी तो सब 2 की घात 3 बन रही थी, इसकी 2 की घात 3 बन रही थी, इसकी भी 2 की घात 3 बन रही थी, लेकिन ये 11 एक्स्ट्रा आ रहा था,
यानी कि बाकी संख्या की तो घात 3 बन रही थी, लेकिन यहां पर क्या आ रहा था, 11 एक्स्ट्रा आ रहा था, उसकी घात 3 नहीं बन रही थी, उसको हटाना था। इसलिए क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे तभी तो हटेगा वो। इसलिए 11 से अगर 704 को भाग दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बच्चों ये था हमारा इस अध्याय का भाग 1, जिसमें हमने सीखा कि पूर्ण घन संख्याएं क्या होती है, पूर्ण घन संख्याओं में इकाई का अंक किस दी गई संख्या की इकाई के अंक के आधार पर किस तरह निर्धारित होता है, और पूर्ण घन संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड किस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये सीखा कि किसी दी हुई संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। इसके बाद में हमने सीखा कि किसी भी दी गई संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। इससे आगे की जो भाग है जिसमें घनमूल हम सीखेंगे, इससे अध्याय के भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।